जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 6 जून 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मैं टेलीग्राम पर हमारा चैनल शुरू हो चुका है और आपको जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको टेलीग्राम में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप उससे जुड़िए और आपको ये सारे नोट्स भी वहां पर करंट अफेयर्स के अवेलेबल होंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक होगा, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर आपको t.me/DOI स्टडी हब करके दिख रहा होगा। अगर आप जैसी टेलीग्राम पे ये टाइप करेंगे तो आपको तुरंत DOI स्टडी हब करके और ये लोगो लगा हुआ आपको एक चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। 6 जून तक का करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर मैं रुक गया हूं इसलिए क्योंकि ICJ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक इसको बोलते हैं। भारतीय तटरक्षक द्वारा सजग जहाज को शुरू किया गया है, संचालित किया गया है, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज यानी OPV, अपतटीय गश्ती जहाज यानी OPV की श्रृंखला में ये तीसरे नंबर का जहाज है। तो इस बात में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर बन जाते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ICJ की फुल फॉर्म भारतीय तटरक्षक, दूसरा कौन सा जहाज आया, जहाज का नाम सजग, और तीसरी बात OPV क्या होता है, ये अपतटीय गश्ती जहाज होते हैं जो मतलब जो भी हमारे तट क्षेत्र होते हैं उसके पास की सारी गतिविधियों को ये देखते हैं। तो ये चीजें इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, OPV, ICJ और सजग, इनके बारे में आप ध्यान रखना। ICJ द्वारा NSA के माध्यम से सजग जहाज को OPV की श्रृंखला में तीसरे नंबर के जहाज के तौर पर संचालित कर दिया गया है। तो इसलिए यह बात इंपॉर्टेंट है, पहली बात। इसके अलावा इससे पहले 2 जहाज और हैं, लेकिन अगर मैं OPV की बात करूं, कुल जहाजों की संख्या 5 है, यानी सजग जहाज को लगाकर टोटल 5 जहाज हैं जो OPV की श्रृंखला में आते हैं, जबकि जो सजग जहाज है ये तीसरे नंबर पर आता है। तो ये जो 5 जहाज हैं, इन 5 जहाजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले सजग का मतलब क्या है। सजग का मतलब होता है सतर्कता, यानी कि सजग क्या है, सतर्कता की बात करता है, यानी कि हमारे तटों की रक्षा की बात करता है। जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहां पर गैर सैनिक कार्य के माध्यम से वो सारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे, वचनबद्ध रहे और अच्छे से उसको मैनेज करे। इसके बाद सजग को जो बनाया गया है वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए पूरी तरह से स्वदेशी है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया। और अच्छी बात क्या है, इसमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। संचार उपकरण, नेविगेशंस और मशीनरी, सेंसर, सारे कुछ इसमें लगाए गए हैं। इट मींस ये पूरा बहुत हाईटेक जहाज है जो हमारे दुश्मनों को तुरंत अपनी रडार में ले लेगा और हमें सूचित कर देगा, जिससे हमारे तटीय क्षेत्र सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब तटीय गश्ती पोत, जिसके बारे में आपको बता रहा था, OPV, मैंने अभी एक नाम बताया था आपको, OPV की फुल फॉर्म आप यहां से नोट कर सकते हैं, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, यानी OPV। और जो सजग है, सजग के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, सतर्कता इसका मतलब होता है सतर्कता के साथ चौकन्ना होकर इस रक्षा करना देश की। तो अपतटीय गश्ती पोत यानी OPV को भारतीय तटरक्षक बल ICJ में शामिल कर लिया गया। एक बात यहां पर खत्म हो गई। इसके बाद जो हमारी गोवा शिपयार्ड कंपनी है, जिसने मतलब लिमिटेड है, जिसने इसको बनाया है यानी डिजाइन किया है, इसको जो बनाया गया है वो मेक इन इंडिया के आधार पर बनाया गया है। जैसे मेक इन इंडिया का जो भारत सरकार का मुहिम चल रहा है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। और जो 4 और जहाज हैं उनके नाम भी आपको यहां पता होने चाहिए, इसलिए वो चारों नाम भी आप अपने पास नोट कर लेंगे। सबसे पहली बात क्या है इसमें, एक तो ICJ, पहला जहाज जो है ICJ सक्षम है, दूसरा है ICJ सचेत, तीसरा जहाज है ICJ सुजीत और चौथा जहाज है ICJ सार्थक। ये 4 जहाज सजग के अलावा हैं जो ICJ द्वारा संचालित होते हैं। ICJ क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये वो जहाज है सजग जो हमारे तटीय क्षेत्रों की रक्षा करेगा और इसमें बहुत अच्छी उन्नत प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा इसके अंदर की क्षमता क्या है, वो हेलीकॉप्टर और उच्च गति वाली जो नौकाएं हैं, 4 नौकाओं को ये अपने साथ लेकर जा सकता है, हथियारों को रख सकता है, सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। तो अपने आप में बहुत हाईटेक जहाज है ये। तो इस
इसके बारे में यहाँ पर ये हो जाता है कि हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसके बाद ये जो आईसीजे है हमारा, इसको बनाया क्यों गया था? ये रक्षा मंत्रालय द्वारा हमारा बनाया गया था। एक सशस्त्र बल, खोज और बचाव, समुद्री कानून, इन सबको देखने के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी जो ये सारे काम करेगी। क्या क्या आईसीजी क्या क्या करेगा? सशस्त्र बल, खोज, समुद्री कानून, प्रवर्तन, बचाव, ये सारे काम ये करेगा आईसीजे। यानी इस तरह से इसको मतलब ऐसे संचालित करेगा कि इन क्षेत्रों में कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए ये नीति निर्माण कर सके। इसके बाद इसकी स्थापना जो की गई थी वो 18 अगस्त 1978 तटरक्षक अधिनियम के माध्यम से की गई थी गैर सैन्य कार्यों के लिए, जिससे कि सारे गैर सैन्य कार्यों पर ये नजर बना के रख सके और अच्छे से उन व्यवस्थाओं को देख सके। आईसीजी के गठन की जो अवधारणा थी वो कहां से शुरू हुई? 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद रुस्तमजी समिति ने इसके बारे में बात की और उन्होंने कहा बहुआयामी तटरक्षक की हमें आवश्यकता है। एक दूरदर्शी खाका उसका तैयार किया उन्होंने, और जो इसकी पूरी व्यवस्था देखता है वो आईसीजी का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक डीजी आईसीजी द्वारा देखा जाता है, जो दिल्ली से संचालित होता है। यानी सारी एक्टिविटी जो इसकी देखी जाती है वो सब दिल्ली से देखी जाती है, इसलिए दिल्ली में बैठकर ये महानिदेशक सारे काम करते हैं। सुप्रीम, अब यहाँ पर ये बात आईसीजी के बारे में इंपॉर्टेंट खत्म हो जाती है, तो इसलिए आप ये 3-4 बातें यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है अरुण कुमार मिश्रा, इनका नाम आपने पहले कई बार सुना होगा, अरुण कुमार मिश्रा। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण, मतलब पदभार संभाला, शपथ ग्रहण किया है। एक दिन पहले ही ये मतलब कहेंगे कि जो इनकी नियुक्ति थी वो प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में मतलब ऐसे बड़े पदों की का मतलब देना या पदभार देने की बात होती है, तो इनको बहुत बड़ा पद यहाँ पर मिश्रा जी को मिला है, अरुण कुमार मिश्रा को। और 31 मई 2021 को ये समिति ने इनको मंजूरी दी है, 31 मई से ये इस पद पर आ चुके हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस एचएल दत्तू थे, यानी पहले वाले जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस एचएल दत्तू थे, अब अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो इसलिए इन दोनों में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इनका जो पदभार खत्म हुआ था बेसिकली वो दिसंबर में खत्म हो गया था पिछले साल, तो इसलिए वो अपने पद से रिटायर हो गए थे और दिसंबर से लेकर अब तक ये पद खाली पड़ा था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने वापस से भरा है। मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय वो ऑफ कोर्स नई दिल्ली में है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए और लिख लीजिए, नहीं है तो। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उसमें भी ये प्रहरी का काम करता है, मतलब उसकी देखरेख करता है, उसके बारे में सारी चीजों पर नजर रखता है। मानवाधिकार हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस तरह से ये काम करता है, ये बहुत जरूरी बात है। फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व भर में मनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध मतलब तंबाकू को रोकने के लिए एक मुहिम चलाना, इसका उद्देश्य है। तंबाकू उत्पाद का जो अवैध व्यापार होता है, स्वास्थ्य को लेकर कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शासन, भ्रष्टाचार, जितनी भी वैश्विक चिंताएं हैं उन सब के लिए ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 31 मई को ये मनाया जाता है। इसके कारण जो हमारे देश में मौतें होती हैं, पूरे विश्व में जो मौतें होती हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब होती है। तो इस बार जो इसका सब्जेक्ट रखा गया कमिट टू क्विट, यानी कि अपने आप को इस तंबाकू के चंगुल से बाहर निकालना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस बार का जो थीम रखा गया कमिट टू क्विट, ये इसका मतलब इसके अंदर ये सब्जेक्ट रखा गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में तंबाकू निषेध दिवस पर जो सब्जेक्ट था वो ये था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की मैं बात कर रहा हूं आपसे। अब यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट है, WHO ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उसके लिए उनको एक पुरस्कार दिया है। तो वो पुरस्कार का नाम क्या है? वो पुरस्कार का नाम है महानिदेशक विशेष पुरस्कार। महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के संबंध में उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई सारे राष्ट्रीय कानूनों में बहुत सारे फेरबदल किए थे, बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार दिया गया है। तो
भारत में अगर देखो आप तो तंबाकू से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है। 13 लाख मौतें एक साल में होती है, यानी हर रोज 3500 मौतें होती हैं, 3500 लोग रोज मरते हैं। तंबाकू के उपयोग से बहुत बड़ा जोखिम है, जिससे मतलब अपने आप में ये बहुत ही एक कह सकते हो अपने आप के दिल झकझोड़ने वाली बात है। इसीलिए इसके लिए हम सब अवेयर रहें, तो 31 मई को इसको मनाया जाता है। WHO के मुताबिक जो तंबाकू का सेवन है दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है इसके तंबाकू के सेवन से, यानी कि इस पूरी मौतों का जो आंकड़ा है वो मतलब भारत में बहुत ज्यादा है। पूरे विश्व की बात करें तो वहां पर भी कोई कमी नहीं है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में इसको मनाए जाने की बात कही थी सबसे पहले, तो ये बात आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी और यह अधिनियम लोगों को कम से कम 24 घंटे तक तंबाकू का उपयोग करने से रोकता था, इसलिए इसको पारित किया गया था कि 24 घंटे तक आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1987 में ये बात कही गई थी, लेकिन उसके ही कुछ टाइम के बाद यानी 1988 में ये बातें सामने आई कि अब हम 31 मई को विश्व स्तर पर ये दिवस मनाएंगे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे। तो ये बात यहां पर कही गई थी। तो इस तरह से विश्व के स्तर पर तंबाकू का निषेध करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये बात यहां पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड तैयार हो गया है, जिसको इफ्को ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? इफ्को ने। इफ्को की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को ने इसको तैयार किया है और ये क्या है? पहला नैनो यूरिया, पहला नैनो यूरिया लिक्विड है ये, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। 31 मई 2021 को इसके बारे में बातें की गई, प्रस्तुत किया गया इसको। इफ्को ने 31 मई 2021 को भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर अपनी 50वीं वार्षिक वर्षगांठ की थी, यानी बैठक की थी। 50वें नंबर की थी और ऑनलाइन भी थी ऑफलाइन भी थी इफ्को की। तो उस बैठक में उन्होंने फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार करने के लिए इस तकनीक के बारे में बताया, नैनो यूरिया के बारे में बताया। और ये जो पारंपरिक तरल यूरिया है उसके स्थान पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसके इस्तेमाल से 50% तक इसकी मतलब जो यूरिया है उसकी कमी को पूरा किया जाएगा। यानी कि जो पहले कि कोई चीज 100 होती थी तो वो चीज अब इसमें 50 होगी, यानी कि 50% तक की तरल यूरिया को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से किसानों की जो पहुंच होगी यूरिया तक वो बहुत ज्यादा होगी और जो कमी होती है यूरिया की वो कमी भी पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा अगर उसमें किसी भी तरह की और कमियां हैं उन पर भी सुधार करने की बात इसमें कही गई और ये अपने आप में नैनो यूरिया के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इफ्को ने इस बात के बारे में भी बताया कि जून 2021 तक इसको हम नैनो यूरिया लिक्विड की वाणिज्यिक बिक्री भी शुरू कर देंगे, जो गांव और शहरों में आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इफ्को ने यह भी सूचित कर दिया है कि जून 2021 से इसको ये मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन जो संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ का है उसके द्वारा इसके महत्वता को बताया गया और इस दिन की शुरुआत की गई। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? जो हमारे डेयरी उत्पाद होते हैं, दुग्ध उत्पाद होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी आजीविका में और हमारे आर्थिक विकास में, हमारी स्थिरता में किस प्रकार योगदान देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड मिल्क डे में, जो थीम थी वो थी पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। ये इस बार का मतलब हमारा थीम था। और इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विद द एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक, इस पर ये केंद्रित था। तो ये इसका इस बार आपने जो इसकी थीम थी वो आप अपने पास नोट कर लेंगे, ये आपसे पूछी जा सकती है विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। अब इस 1 जून को ये मनाया जाता है। अब इसके अलावा इसमें क्या है महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें जो मत्स्य पालन है, पशुपालन है, डेयरी मंत्रालय ने इन सबको बढ़ावा देने की बात की और इसमें एक बात रखी, गोपाल रतन पुरस्कार को शुरू करने की बात की। और जो उमंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहुत सारे सरकारी काम होते हैं उसको ई गोपाल ऐप के साथ जोड़ दिया गया। तो यानी कि इस दिन
2021 में यानी 1 जून 2021 को गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई है और उमंग प्लेटफॉर्म को ई गोपाला ऐप के साथ जोड़ने की बात की गई है। जो ये गोपाल रत्न पुरस्कार है इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी यानी दुग्ध उत्पादक कंपनी, किसान उत्पादक संगठन, इन सबको मिलाकर ये 3 तरह के पुरस्कार यहां पर वितरित किए जाएंगे यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये आपको मतलब पुरस्कार वहां पर इसके माध्यम से दिए जाएंगे, गोपाल रत्न पुरस्कार के माध्यम से। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उमंग और ई गोपाल ऐप को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। जो विश्व दुग्ध दिवस है वो 2001 से शुरुआत इसकी मतलब संगठन द्वारा खाद्य और कृषि संगठन FAO इसको कहते हैं, FAO खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसको स्थापित किया गया। इस दिन का उद्देश्य है जो वही डेयरी से संबंधित जो उत्पाद हैं हमारे उनको ध्यान में रखना, उनको आकर्षित करना। FAO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मतलब भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो करती है वो एक एजेंसी है। FAO संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत में भी इस तरह की एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है। 26 नवंबर को ये बात ध्यान रखना आप, हमारे यहाँ श्वेत क्रांति हुई थी, दुग्ध क्रांति जिसको कहते हैं श्वेत क्रांति, उसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को हम भी मतलब अपने देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और श्वेत क्रांति के रूप में इनको जानते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा ये श्वेत क्रांति की गई थी जो गुजरात के सहकारी क्षेत्र से की गई थी, तो ये हमारे भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप अपने पास नोट कर लेंगे। दुग्ध यानी दूध के बारे में मैं अगर बात करूं तो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन डी भरपूर होते हैं और उसके अलावा इसमें कई सारे फैटी एसिड, अमीनो एसिड, कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली चीजें भी होती हैं। तो इस तरह से जो हमारे लिए दूध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। आजकल के कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि जो हमारे अंदर स्टैमिना की कमी है और ये सब चीजें हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा खराब है, तो वो विश्व साइकिल दिवस के लिए के दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि साइकिल हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को ही याद दिलाना इस दिन का उद्देश्य है। साइकिल चलाने से बहुत सारे फायदे होते हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी जो शुरुआत हुई थी 3 जून 2018 को शुरू हुई थी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाया गया था। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में मनाया गया 3 जून 2018 को, उसके बाद हर साल ये मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। तो अपने आप में बड़ी बात है। नीति आयोग ने 3 जून 2021 को अपनी एक और रिपोर्ट, एक और इंडेक्स और डैशबोर्ड रिपोर्ट जारी की है 2021 को सतत विकास लक्ष्य के नाम से, यानी कि ये जो रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, इसको SDG भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसका तीसरा संस्करण जारी किया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2021-22 भारत में जो तैयार किया गया वो संयुक्त राष्ट्र की मदद से तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें काफी हेल्प किया है। और अगर जब इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है डॉक्टर राजीव कुमार जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है आपको कि हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, यानी डॉक्टर राजीव कुमार इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में मतलब की शुरुआत की है और इनका जो लेख है वो पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट से इन्होंने इसकी लॉन्चिंग के साथ इसकी शुरुआत की है। और इसमें अमिताभ कांत जो CEO हैं नीति आयोग के, डॉक्टर विनोद पाल जो सदस्य हैं स्वास्थ्य से नीति आयोग के, और संयुक्त मतलब कई सारे सलाहकार और SGD के कई सारे नीति आयोग के माध्यम से उनकी उपस्थिति में इसकी शुरुआत हुई है। तो SDG इंडिया इंडेक्स जो है वो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मानकों के आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रगति को मापता है कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस केंद्र में कहां क्या हो रहा है। जैसे मैं केरल की बात करूं तो 75 अंक के स्कोर के साथ ये अब अव्वल है केरल। 75 अंक इसको मिले हैं, यानी पहला स्थान केरल का रहा है। नीति आयोग ने SDG के बारे में यानी इसके जो डेवलपमेंट के बारे में, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक चीजों के बारे में इसका आकलन किया है, तो वो 75 अंक मिले हैं केरल को, पहला राज्य बना है। जबकि बिहार की मैं बात करूं तो ये सबसे लास्ट में रहा है, यानी आखिरी में रहा है। इसको 52 अंक मिले हैं, यानी 52 स्कोर मिले हैं, जो खराब प्रदर्शन है। तो अच्छा प्रदर्शन करने वाला केरल है और खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार है। तो
एसडीजी की रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। इसके अलावा बाकी राज्यों की भी बात अगर मैं करूं तो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है, गोवा पांचवें नंबर पर है और कर्नाटक छठे नंबर पर है, उत्तराखंड है। मतलब इस तरह से अलग अलग व्यवस्था बना दी गई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड ये सब चौथे स्थान पर और सिक्किम और महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर। उसके बाद मैं बात करूं बिहार की तो वो बिहार सबसे आखिरी में आता है। तो ये सब बातें आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है पहले नंबर का और आखिरी नंबर का, यानी बिहार की बात हो रही है सबसे आखिरी में और पहले नंबर की बात हो रही है केरल की जो 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं बात करता हूं ब्लूफिनेट महासीर की। ब्लूफिनेट महासीर जो है इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसके बारे में हम बात करेंगे। IUCN क्या है? ब्लूफिनेट महासीर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय से कम चिंतनीय श्रेणी में रखा है, उसमें स्थानांतरित किया है। अब आपको यहां दो बातें समझनी है, IUCN क्या है, रेड लिस्ट क्या है। ये दोनों बातें मैं आपको रेड लिस्ट के बारे में मैं आपको बात करूंगा। और इसमें जो रखा गया है वो लुप्त प्राय से कम चिंतनीय वाले सब्जेक्ट में रखा गया है। किसको रखा गया है? ब्लूफिनेट महासीर, यानी कि ये इस मछली को रखा गया है। और अब ये जो इसके बारे में मैं अगर सबसे पहले बात करूंगा ब्लूफिनेट महासीर की, ये महासीर टोर जो है, टोर वर्ग यानी वन से संबंधित है। भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों में ये पाई जाती है, बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी कई सारी उपप्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्य रूप से पुणे के पूर्व में जो मोटा मोला नदी है वहां पर ये पाई जाती है, मोटा मोला नदी में ये पाई जाती है। इसकी प्रजाति दक्कन के पठार में भी, मतलब कई सारी नदियों में भी बहाव में देखी गई है, मतलब देखी जाती है। सबसे खास बात यह है कि ये स्वच्छ पानी में होती है, यानी जिस पानी में ये पाई जाती है वो पानी बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ होता है, उसी पानी में मिलती है। थोड़ी सी भी गंदगी इसको पसंद नहीं है, इसलिए जो मछली होती है ये पूरे प्रॉपर प्योर पानी में होती है, जो पूरी तरह से स्वच्छ तीव्र प्रवाह वाला पानी होता है, सुव्यवस्थित होता है, उसमें ये मछली पाई जाती है। तो इस तरह से ये IUCN ने इसको स्थानांतरित कर दिया है। IUCN क्या है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक सदस्य संघ है। सदस्य संघ का मतलब मेंबर, एक ग्रुप है जो सरकार, नागरिक, समाज संगठनों के बीच से मिलकर बना है, यानी इन सब चीजों से मिलकर बना है। यानी IUCN की जो बनावट है वो सरकार, नागरिक समाज संगठनों, इन सब के माध्यम से इसको बनाया गया है। और इसका काम क्या है? दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना 1948 में यानी भारत की आजादी के अगले साल हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो रेड लिस्ट की मैं बात कर रहा था, अब आपको रेड लिस्ट के बारे में भी बता दूं। रेड लिस्ट IUCN द्वारा जारी की जाती है, एक बहुत व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों के बारे में बात की जाती है। पौधे और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति के बारे में ये बताता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा जानवर कहां पर स्टैंड करता है, क्या करता है, वो सारी ये चीज बताता है। अगर देखा जाए तो ये 9 लेवल बनाता है, 9 लेवल प्रजातियों के, जैसे नॉट एवेल्यूटेड यानी कि मूल्यांकन नहीं, डेटा की कमी, कम चिंतनीय, संभावित खतरे, कमजोर, लुप्त प्राय, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जंगल में से विलुप्त और विलुप्त। ये इस तरह की 9 श्रेणियां ये बनाता है और इसीलिए जो है इस तरह से ये काम करता है। जैविक विविधता की स्थिति को जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है कि जैव विविधता के बारे में सारी चीजें अच्छे से हमें क्लियर करता है। तो IUCN अपने आप में बहुत बड़ी बात है और रेड लिस्ट वो जारी करता है जिसमें ये 9 कैटेगरी बनी हुई है। और जो इस फिश के बारे में बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ पर कि इनमें से गंभीर, मतलब इन 9 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में उसको डाला गया है जिसमें कम चिंतनीय संभावित खतरे की बात महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं IUCN के बाद कि IUCN का जो रोल है वो भारत के समुद्री क्षेत्रों में भी अच्छा है, यानी समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काफी उत्तरदायी है। उसके तेल रिसाव होना या उसकी प्रतिक्रिया देखना, कहाँ क्या हो रहा है समुद्री क्षेत्रों में, वहां के हितों की रक्षा करना, भारत के समुद्री क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना, उसमें भी कई सारे कानून वगैरह लागू जो करने होते हैं वो भारत के साथ मिलकर उसमें भी काफी अहम योगदान ये देता है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है जो खत्म हो जाती है। फिर ILO की बात करते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट
एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट यहां पर आई है जो 2021 में जारी हुई है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा ये जारी की गई है। और इसमें बेरोजगारी के बारे में बहुत बड़े लेवल पर एक बात कही गई है कि इस कोरोना महामारी ने 100 मिलियन से अधिक श्रमिकों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया है, यानी कि 100 मिलियन लोग जो हैं पूरे दुनिया में गरीब हो चुके हैं। और महामारी के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये सारा काम हुआ है। 75 मिलियन नौकरियों की कमी की संभावना है, अभी मिलियंस में बात हो रही है। ये 2019 के सापेक्ष अनुमानित के अतिरिक्त 108 यानी 108 मिलियन श्रमिक अब अत्यंत या मध्यम गरीब वाले हैं। अत्यंत या मध्यम गरीब का मतलब है, अगर मैं बात करूं अत्यंत और मध्यम गरीब की, तो इसमें मतलब एक पैरामीटर बनाया गया है। इस पैरामीटर का मतलब क्या है कि 3.20 अमेरिकी डॉलर, 3.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन अगर कोई नहीं कमा पाता है तो वो निम्न मध्यम आय वाले वर्ग में आता है। तो ये एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से इसकी बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये बात हो रही है वो इन लोगों की बात हो रही है कि 108 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इतने पैसे भी नहीं कमा सकते, 3.20 अमेरिकी डॉलर, इसकी भी यहां पर कमी की बात की गई है। ये और ये जो पैमाना पैरामीटर दिया है ये वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है उन लोगों के लिए। तो इसलिए जो है विश्व बैंक ने इस जीवन यापन का पूरा अच्छे से स्टडी किया और बताया और कहा कि बीते 5 वर्षों में जो भी हमने प्रगति की थी वो सब बेकार हो गई है, क्योंकि हम कहाँ आ गए हैं, हम 2015 में आ गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। और बेरोजगारी की जो दर 6.3% थी वो अब मतलब आने वाले टाइम में 5.7% हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले कोरोना से पहले जो प्रतिशत था वो 5.4 था और अब 5.7 हो जाएगा, यानी इससे बढ़ा हुआ है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अब 6.3 है, ये तो अब तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा, लेकिन वो 5.7 भी 5.4 से ज्यादा है। इट मींस बेरोजगारी की दर अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और बढ़ रही है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसके अलावा महिलाओं के अवैतनिक कार्य बढ़ गए हैं। अवैतनिक कार्य में जैसे बच्चों को संभालना, उनका रोजगार का नुकसान काफी हुआ है। और अवैतनिक कार्यों में देखो कि बच्चों को संभालना, उनके स्कूल के बारे में देखना, मतलब बच्चों की देखभाल करना, उनके स्कूल के बारे में देखना, सारा काम महिलाओं के ऊपर आ गया है। तो वो भी इसमें जारी किया गया है रिपोर्ट में, और कहा गया है पुरुषों की तुलना में जैसे पुरुष 3.9% और महिलाओं के लिए 5% तक रोजगार में कमी आई है। यानी महिलाओं के लिए ज्यादा कमी आई है, पुरुषों के लिए कम कमी आई है, लेकिन कमी आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहां पर ये बात खत्म हो जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा उधमपुर जम्मू कश्मीर में देविका नदी परियोजना की शुरुआत हुई है। देविका नदी परियोजना ये शुरुआत हुई है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है उधमपुर जम्मू कश्मीर से। इस परियोजना की तुलना किससे की जा रही है, नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है, जिसका बजट 190 करोड़ है। यानी कि देविका नदी परियोजना की जो बजट है वो 190 करोड़ है, और इसकी जो बात है वो नमामि गंगे से इसकी तुलना की जा रही है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था। कब काम शुरू हुआ था, 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत ये काम इसमें शुरू किया गया था, जिसमें इस परियोजना में क्या बातें हैं कि जो देविका नदी है उस नदी पर स्नान घाट विकसित किए जाएंगे, अतिक्रमण हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित किया जाएगा, शमशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। तो इसका जो मकसद था वो ये था कि अतिक्रमण हटाना, प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित करना, शमशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र पर को भी विकसित करना, इस तरह के काम थे। और इसके अलावा भी कई सारी और चीजें थी, जैसे सीवेज के बारे में मैं बात करूं तो इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, 129.27 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क था, 2 शमशान घाटों का विकास था, सुरक्षा, बाढ़, लैंडस्केपिंग, बहुत सारी चीजें, विद्युत संयंत्र, कई सारी चीजें इस परियोजना के अंतर्गत लगनी है। और इस परियोजना के पूरा होने के बाद नदियों में के प्रदूषण में कमी आएगी, ऐसा कहा जा रहा है, और जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और ये जो देविका नदी परियोजना है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है, और जो पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में रावी नदी से जाकर मिल जाती है, यानी रावी नदी से जाकर ये ऐड हो जाती है रावी नदी में। और इस परियोजना के माध्यम से देविका नदी के बारे में मैं बात करूं तो ये अपने आप में धार्मिक महत्व भी रखता है हिंदुओं के लिए, क्योंकि इसको गंगा की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो देविका नदी जो है गंगा नदी की बहन के रूप में भी प्रचलित है। तो इस तरह से ये बात कही जाती है। जून 2020 में देविका पुल का उद्घाटन भी हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। 2020 में उधमपुर
में देविका पुल का उद्घाटन किया गया था। इसका जो निर्माण किया गया था वो यातायात की भीड़ से निपटने के लिए, सेना के काफिले और वाहनों का सुगम मार्गदर्शन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और ये बढ़ाते हुए इस देविका नदी परियोजना को और आगे सुगम बनाया गया। और ये किसके तहत हो रहा है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत हो रहा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये भी करंट अफेयर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में शुरू किया गया था, केंद्रीय वित्त पोषित है, यानी केंद्र सरकार इसके लिए फंड देती है और इसका उद्देश्य नदी में प्रदूषण को रोकना है, नदियों का संरक्षण करना है, उनको आपस में जोड़ना है। तो इस तरह से नदियों के विकास के लिए ये काम करती है, नदियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। तो ये बड़ी योजनाएं हैं, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये इसके तहत ये सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को तिलहन और दलहन इन दोनों के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण करने की बात की है, जिसमें बीज मिनी किट के नाम से ये शुरू है कार्यक्रम। तो बीज मिनी किट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू है? कृषि मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू है, जिसके मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। और क्या है? तिलहन और दलहन के बीज जो है यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, इनके बारे में हम अब कर लेते हैं। मिनी किट तैयार की गई है, ये मिनी किट दी जाएगी। यह मिनी किट केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जिसको बोलते हैं नेफेड, यानी कि ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम NCS और गुजरात राज्य बीज निगम, इन सबके माध्यम से मिलकर ये मिनी किट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा पूर्णतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है, सारा फंड यहां से आ रहा है। तो इस फंड के माध्यम से इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या है इसका उद्देश्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि में नई किस्मों के बीजों को लाना, कृषि के क्षेत्र में नए किस्म के बीज जो हैं वो लाए जाएं, तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। यह बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने में भी सहायता करेगा और बीजों का वितरण जो है 15 जून 2021 तक, यानी 15 जून 2021 तक ये जारी रहेगा, ताकि खरीफ की बुआई शुरू होने से पहले बीज किसानों तक पहुंच जाएं। तो इसलिए 15 जून तक ये सारे बीज किसानों तक पहुंच भी जाएंगे। और इसके तहत क्या क्या दिया जाएगा? इसके तहत लगभग 20,27,318 दलहन मिनी किट, 74,000 से अधिक मूंगफली मिनी किट और 8 लाख सोयाबीन बीज मिनी किट सीधे किसानों तक जाएगी। और इस बात से ये फायदा होगा कि जो बीज प्रतिस्थापन अनुपात है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बीज प्रतिस्थापन अनुपात क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए। बीज प्रतिस्थापन अनुपात का मतलब होता है कृषि से व्युत्पन्न पारंपरिक बीज की तुलना में प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों को साथ बोना, जिससे कि फसलें ज्यादा हों। पारंपरिक बीज भी होंगे और ये भी होंगे, इससे जब एक साथ बोएंगे तो जो कृषि होगी वो बहुत ज्यादा पैदावार होगी, उससे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगी। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। गोवा आप लोग जानते ही हैं, गोवा के बारे में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। गोवा जो स्टैंड करता है, यानी जो मिलता है, वो हमें भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर कोंकण के रूप में जाने वाला क्षेत्र है। मतलब कोंकण के रूप में जो क्षेत्र है वहां पर ये दक्षिण पश्चिम में वहां पर ये स्थित है। भौगोलिक रूप से अगर देखें तो दक्कन उच्च भूमि के से अगर पश्चिमी घाट की तरफ आप चलेंगे तो वहां पर ये है। इसकी राजधानी पणजी है और आधिकारिक भाषा कोंकणी है, जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो भारतीय संविधान में है, और 22 भाषाओं में से एक भाषा मानी जाती है। तो इसलिए जो है अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है गोवा के बारे में। उत्तर में महाराष्ट्र है, दक्षिण में कर्नाटक है, और अरब सागर की बात करें तो इसके पश्चिमी तट का निर्माण करता है अरब सागर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो गोवा के स्थापना दिवस पे हम याद करें कि राजनयिक प्रयास जब विफल हो गए थे, वहां पर पुर्तगाली जब नहीं जा रहे थे गोवा से, गोवा को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, तो हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने सबने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय आप याद रखना 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से इसने मुक्त करा दिया था। 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा ये कार्रवाई की गई थी 19 दिसंबर को 1961 में। तो प्रत्येक वर्ष हम 19 दिसंबर को भारत में गोवा का मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। तो स्थापना दिवस के अलावा अगर मैं बात करूं, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले रहे और भारत से जाने वाले सबसे आखिरी के भी रहे, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को दी गामा 1498 में भारत आया था और सबसे लास्ट में 1961 में ये गोवा छोड़कर गए भी थे। तो इस तरह से ये अपने आप में ये भी एक नई इंपॉर्टेंट बात है। 30 मई 1987 में इस क्षेत्र को विभाजित
परिवर्तित किया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और द्वीप को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि गोवा पूर्ण राज्य है और इसमें से निकलकर जो दमन और द्वीप बना है वो केंद्र शासित क्षेत्र है। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी बात है, ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, विश्व भर में 1 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, रूस में अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस जो सबसे पहली बार मनाया गया वो 1949 में मनाया गया। ये बात आप नोट कर लेंगे, 1 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ये इसका जो निर्णय लिया गया था मॉस्को से लिया गया था। मॉस्को अंतरराष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में इसका फैसला हुआ था। जब मॉस्को की बात आती है इसलिए हमने यहाँ पर रूस के बारे में लिखा हुआ है और किसी देश के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है 1 जून को, जिसकी घोषणा मॉस्को से हुई थी, अंतरराष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की पहल से हुई थी। और इसकी जो शुरुआत थी, यानी कि जो पहल की बात करें तो हम 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में, उनकी रक्षा करना, उन पर ध्यान आकर्षित करना। और खास बात क्या है, इस दिन बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देके बच्चों को मतलब और एक तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। इसके बाद हम बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं। यूनिसेफ ने ये आंकड़ा निकाला है। यूनिसेफ के अनुसार जितने भी कुल बाल मजदूर हैं उनमें से सिर्फ 12% अकेले भारत से हैं, यानी 12% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ भारत से हैं। और कुल मिलाकर 43 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लगे हैं। भारत के कानून के हिसाब से अगर बाल श्रम की मैं बात करूं तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा बाल मजदूरी कराने पर मिलती है। तो इसलिए जो है ये अपने आप में बाल दिवस पे खास बात है जो आपको जाननी चाहिए। अगर हम बात करें, अब सरकार ने कोविड-19 के कारण हमारे देश में अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए एक विशेष पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। किसने? यानी हमारी एक योजना की शुरुआत हुई है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कोविड-19 में। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑर्डर दिया था इसके लिए, सभी डीएम्स एसडीएम को ये ऑर्डर दिया था कि अपने एक पोर्टल बनाया, स्वराज पोर्टल। एक स्वराज पोर्टल है, इस पोर्टल पर सभी डीएम एसडीएम सभी स्टेट्स को यहाँ पर अपडेट करना था कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो चुके हैं। अनाथ हुए बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई है, जैसे उनको पढ़ाई में, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, सारी चीजों को लेकर बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देश भर में कुल 577 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इन सभी बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी और इन सभी बच्चों को इस फंड के तहत, पीएम केयर फंड के तहत ये सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि भी होगी और कई सारी बहुत सारी चीजें जो उसमें मतलब जोड़ी गई हैं और इस योजना में आ गई है। तो दोस्तों आज तक का जो करंट अफेयर था वो यही था। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और इस वीडियो में से आपने भी बहुत कुछ ले लिया होगा। अब फिर नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलते हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।